YGS और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 11 थर्मोडायनामिक का टॉपिक हेस लॉ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास थर्मोडायनामिक आपको पता है बेसिकली हम इसमें क्या चीज पढ़ रहे होते हैं, उन रिएक्शंस को पढ़ रहे होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है या हमारे पास हीट इन्वॉल्व होती है रिएक्शन में। हमारे पास ये जो हेस लॉ है ये भी हमारे पास बेसिकली कहलाता है इंथैल्पी समेशन। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये हमारे पास ये बताता है कि हीट हमारे पास किस तरीके से जो है वो हमारे पास चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी किसी भी रिएक्शन में होता है। यानी कि हमारे पास देखिए रिएक्शन में होता है, कुछ रिएक्शन डायरेक्ट भी प्रोसीड होते हैं और कुछ स्टेप बाय स्टेप भी प्रोसीड होते हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं कि अगर फर्स्ट के तौर पे कोई रिएक्शन डायरेक्ट प्रोसीड हुआ है, ठीक है, वो कन्वर्जन उसकी डायरेक्ट हुई है, तो होता है कि जितनी इंटरनल हीट एनर्जी यानी कि जो हीट एनर्जी का चेंज है, ठीक है, वो डायरेक्ट होने में हुआ है, अगर वो स्टेप बाय स्टेप 3 में हो रहा है तो वो इक्वल ही होगा। नहीं समझ में आया? स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर समझ में आएगी बात। If a chemical reaction can be brought about in more than one pathway, कि अगर कोई भी रिएक्शन एक से ज्यादा पाथवे में हुआ है या स्टेप में हुआ है, ठीक है, द नेट इंथैल्पी चेंज इन द सेम प्रोवाइडेड दैट द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट आर द सेम। यानी कि हमारे पास जो नेट चेंज ऑफ एनर्जी है, चाहे वो हीट रिलीज हुई है या चाहे वो हीट एब्जॉर्ब हुई है, वो क्या होगी? वो सेम होगी इनिशियल और फाइनल स्टेट में। दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं द इंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज सेम whether the reaction is complete in one step or more than one step, कि हमारे पास रिएक्शन की जो इंथैल्पी चेंज है वो सेम ही होगी, चाहे वो एक स्टेप में पूरा हो रहा हो या 2 से 3 स्टेप में पूरा हो रहा हो। For example, let us consider A is our reactant and Z is our product. So what happened? A change into Z in one pathway, mean directly A change into Z. Okay, so the enthalpy change is delta H. अब क्या होगा? अब ये डेल्टा H कुछ भी हो सकता है। अब यही A to Z कन्वर्जन 3 स्टेप में हो रहा है। A से A चेंज हो रहा है X में, X चेंज हो रहा है Y में और फिर Y चेंज हो रहा है Z में। तो याद रखिएगा ये इससे कमी होगी और ये जो होगा बेसिकली डेल्टा H1 होगा, डेल्टा H2, डेल्टा H3, और जब हम इसको प्लस करेंगे तो वो इसके बराबर ही निकलेगा। ठीक है, यानी डेल्टा H हमारे पास डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 के बराबर होगा। ये तो एक जनरल एग्जांपल थी। चलिए मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल जो मेन एग्जांपल है उससे समझाती हूँ। भाई हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास -90 जो है वो हीट जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। अच्छा, अब क्या है हमारे पास कि सोडियम कार्बोनेट बनता है और साथ में हमारे पास जो है वो वाटर बनता है, तो ये जो है हमारे पास डेल्टा H है -90। अच्छा, यही चीज 2 स्टेप में हो रही है। कैसे? पहले कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिल रहा है और इसमें हमारे पास जो है वो -49 जो है वो एक सेकेंड किलोजोल जो है वो एनर्जी हमारे पास जा रही है। ये सब में किलोजोल ही आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इस पर हमारे पास बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट और फिर सोडियम बाइकार्बोनेट जब दूसरे सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो है वो रिएक्ट करता है तो हमारे पास वही चीज बनती है, यानी कि वही प्रोडक्ट बनती है लेकिन 2 स्टेप में। और इसमें जो हीट हमारे पास इस रिएक्शन की जो हीट है वो है -41 किलोजोल। अब भाई हमारे पास हम कह रहे हैं ना डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, तो ये हमारे पास डेल्टा H के बराबर होगा। तो भाई ये कितना है? ये -49 है, ये जो है वो हमारे पास -41 है। माइनस माइनस प्लस होता है तो भाई ये भी तो -90 ही होगा। तो यानी कि ये हेस लॉ कहता है कि भाई हमारे पास रिएक्शन एक स्टेप में पूरा हो रहा हो या एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा हो, हमारे पास जो एंथैल्पी चेंज है वो सेम ही होगा, चाहे आप डायरेक्ट करो या चाहे आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट को बनाओ। ठीक है, तो आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर तो लेक्चर आपको समझ में आया तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।